हमको जो मान सम्मान चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिल रहा। तो आज भी शिवसैनिक ही है, अच्छा, कल भी शिवसैनिक थे और कल भी शिवसैनिक ही रहेंगे। नेता हमारा है, था, अभी रहेगा, लेकिन हम लोग समर्थक इनका ही है। शिंदे साहब जो कर रहे हैं हिंदू लोग के लिए कर रहे हैं। वो जिस पार्टी में जाएगा उस पार्टी का हम समर्थन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जरहे। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है उस पर है पूरे देश की निगाहें। और महाराष्ट्र की इस सत्ता के महासंग्राम के दो केंद्र इस वक्त बने हुए हैं, एक राजधानी मुंबई और हम हैं मातोश्री में मौजूद, जहां मुख्यमंत्री खुद उद्धव ठाकरे मौजूद हैं। लेकिन दूसरा केंद्र है गुवाहाटी। गुवाहाटी में बड़ी तादाद में एकनाथ शिंदे के साथ महाविकास आघाड़ी के तमाम विधायकों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब किस तरफ जाएगी महाराष्ट्र की ये सत्ता, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब कानूनी लड़ाई भी इस पर छिड़ चुकी है। कुछ शिकायतें की गई है कि एकनाथ शिंदे के साथ जितने विधायक गए हैं उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। आज से ये कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। लेकिन प्रमुख व्यक्ति हैं शरद पवार, जिन्होंने कल यहीं मातोश्री पर उद्धव ठाकरे के साथ की है बातचीत। और माना यह जाता है, जैसा कि खुद संजय राउत कह चुके हैं, कि वो हैं इस महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका में। खुद संजय राउत ने उन्हें भीष्म पितामह की ये उपाधि दी है। लेकिन ऐसे में क्या सलाह उन्होंने दी है इस सत्ता के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत से सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं, जिनके जवाब अभी न सिर्फ महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है, बल्कि अब पूरे देश की निगाहें भी इस पर है। लेकिन जहां हम महाराष्ट्र में आज मातोश्री के बाहर मौजूद हैं, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो वहीं दूसरा केंद्र गुवाहाटी है। गुवाहाटी में हमारी सहयोगी रीमा है, जो नजदीक से नजर बनाए हुए पूरे घटनाक्रम पर। रीमा, बिल्कुल, तो इस वक्त गुवाहाटी से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 2 बजे दोपहर में बैठक ये होनी है। और बैठक के जरिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी, उसका खुलासा तो बहुत हद तक हो नहीं रहा है शिंदे खेमे का। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या इस शिंदे गैंग में भी खेमेबाजी होने जा रही है, क्योंकि जो डेप्यूटी स्पीकर को लेटर लिखा गया है, जो याचिका दी गई है, उसमें 38 नहीं बल्कि सिर्फ 16 के नाम ही हैं। यानी ये गैंग भी अगर टूट जाता है, ये ग्रुप भी अगर टूट जाता है, तो जो सरकार बनाने की कवायद करने की कोशिश शिंदे खेमा कर रहा था उसका क्या होगा। कहा जा रहा कि आए तो अपनी मर्जी से थे गुवाहाटी में, लेकिन गुवाहाटी से अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। सियासत में अब ये भी हमें देखने को गुवाहाटी में मिल रहा है। अभी तक हमने इस गुवाहाटी से ऐसी कभी कोई तस्वीर नहीं देखी थी, लेकिन मौजूदा वक्त में आप देखिए ये सियासत का रुख किस तरीके से आगे बढ़ा, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। क्योंकि एक तरफ इनडायरेक्टली किसकी भूमिका है ये सभी को मालूम है। आप सब समझदार हैं, समझ रहे हैं कि सियासत में क्या खेल हो रहा है, गुवाहाटी में नेता क्यों है, शिंदे खेमा क्यों है। दूसरी ओर शरद पवार की जो स्ट्रैटेजी, एक एक कदम एक एक दिन जो आगे बढ़ रही है, उसके बारे में भी अनुमान लगा पाना मुश्किल है। तो ये मामला क्या डेप्यूटी स्पीकर तक सीमित रहने वाला है, या ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है, क्योंकि दल बदल कानून क्या कहता है ये तो हम आपको बार बार बता चुके हैं। इस कार्रवाई के बाद अब क्या ये शिंदे खेमा कोर्ट का रुख करेगा, राज्यपाल कोश्यारी अगर ठीक हो जाते हैं उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन प्रशांत के पास आज बड़ी खबर है, क्योंकि मीटिंग का सिलसिला वहां भी जारी है, मुंबई में भी। ये एक बेहद अहम बात है रीमा जो आप कह रही हैं, क्योंकि अब शह और मात की इस खेल में, महाराष्ट्र की सत्ता के इस महासंग्राम में दो फाड़ शिवसेना दिखाई दे रही है। दावा एकनाथ शिंदे की ओर से यह है कि 50 से भी ज्यादा विधायक उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन मातोश्री पर जहां हम मौजूद हैं, मुख्यमंत्री खुद उद्धव ठाकरे यहां मौजूद हैं। कल शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई। आदित्य ठाकरे ने भी यह दावा किया कि जो गुट अपने आप को बड़ी तादाद में गुवाहाटी में मौजूद होने की बात कह रहा है, उनके आधे से ज्यादा तो हमारे संपर्क में है। यानी शह और मात का खेल लगातार जारी है। इधर बीजेपी की पैनी नजर है। अब तक किसी बड़ी नेता ने उस पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। लेकिन ये जो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने आ रही है, ये दिखाती है महाराष्ट्र की सत्ता के इस महासंग्राम की
पूरी खुली हुई स्थिति ये तस्वीर बयां करती है कि क्या कुछ महाराष्ट्र में इस वक्त चल रहा है। क्योंकि जहां एक और गुवाहाटी में शिंदे गुट आज अपने प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर सकता है, जिस तरह से एक राजनीतिक दल अपने प्रवक्ता रखता है एक गुट नेता बनाने के बाद, वो आज उसका ऐलान कर सकता है। यही कानूनी लड़ाई भी है। दावा यह भी है कि कई ऐसी और भी चीजें हैं जो वो अब उपाध्यक्ष के सामने रखेंगे, और दावा यह कि असली शिवसेना तो वो ही हैं जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। खबर यह भी कि क्या इसके बाद उनका अगला कदम यह होगा कि शिवसेना के जो चुनाव चिन्ह है तीर कमान, उस पर भी वो दावा कर लें। एक के बाद एक ऐसे ही घटनाक्रम लगातार आगे बढ़ेगा, और जो अलग अलग तस्वीरें आप न्यूज 18 इंडिया पर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बताती है कि महाराष्ट्र की इस सियासी महासंग्राम में किस तरह से घमासान मचा हुआ है। और आज जबकि बेहद अहम दिन होने वाला है, शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है, कई अहम बातें उद्धव ठाकरे की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से कही जा सकती है। कल भी उन्होंने ये बात कह दी है कि मैं इस्तीफा देने तैयार हूं, अगर आप सामने आए और अपनी बात हमारे पास रखें, हमारे सामने रखें। लेकिन ये सब कुछ करना है, ये सब कुछ डिपेंड होगा गुवाहाटी में मौजूद एकनाथ शिंदे गुट पर, जो आज एक बैठक के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिस पर रीमा की पैनी नजर है। रीमा। प्रशांत, वैसे कहते हैं कि अगर मुसीबत हो तो व्यक्तित्व निखर जाता है, और अगर सियासी मुसीबत हो तो जाहिर सी बात है कोई नेता बन जाता है। मौजूदा वक्त में नेता कौन बन रहा है? अभी तक सियासी विरासत संभाल रहे आदित्य ठाकरे की पहचान इतनी थी, बाला साहब ठाकरे के पोते हैं वो, इससे ज्यादा उनकी पहचान बन नहीं पाई थी। लेकिन कल से लेकर आज तक जिस तरीके से वो सक्रिय हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये तय हो चुका है कि आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे की तबीयत नासाज होने की वजह से फ्रंट पर आकर खेल रहे हैं। फ्रंट पे वो आकर लीड कर रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं, जो उनके पास खेमा बचा हुआ है, जो विधायक बचे हुए हैं, उनको ये मैसेज देना कि असली शिवसेना आप ही है। ये भी मैसेज देना सर पे बीएमसी चुनाव है, चुनाव में हम सबक सिखाएंगे, हम एकजुट रहेंगे। यानी बाला साहब की जो थाती है उसको संभाल के रखना है, जो उनकी पूंजी है उसे संजो के रखना है। और इसीलिए कौन कदम उठा रहे हैं? आदित्य ठाकरे कदम उठा रहे हैं। और आदित्य ठाकरे का ये कदम उठाना बहुत तरीके से उनकी पर्सनालिटी को संवार रहा है, संजो रहा है, क्योंकि अभी तक उनकी चर्चा इस तरीके से होती नहीं थी। आदित्य ठाकरे अगर आदित्य ठाकरे इस तरीके से सक्रिय हैं तो आने वाले दिनों में उनका क्या मूव देखने को मिलेगा, इसके लिए हम सीधे एक बार फिर से चलते हैं प्रशांत के पास। बिल्कुल, और ये बहुत अहम होगा रीमा, क्योंकि अब महाराष्ट्र की सत्ता के इस संग्राम के दो केंद्र बने हुए हैं। एक है राजधानी मुंबई और मातोश्री, जहां पर हम मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और दूसरा गुवाहाटी। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि अब शिवसेना ने बागी 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है, और अब आज से उपाध्यक्ष के सामने ये बात जब रख दी गई है, नोटिस जारी हो सकता है। बड़ा सवाल ये कि अगर इनकी सदस्यता रद्द करने की ओर कदम बढ़ाया जाएगा तो स्थिति क्या होगी, तब आंकड़े क्या कहेंगे, और क्या वाकई ऐसी स्थिति आ भी सकती है? क्योंकि अपने अपने दावे, अपने अपने वायदे, अपने अपने समर्थकों के साथ किस तरह की स्थिति है, इस हमारी रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में सत्ता बचाने के लिए शिवसेना साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने बागी एमएलएस को मुंबई वापस बुलाने की बात कर रहे हैं, शिवसेना के बड़े नेताओं ने विधानसभा सचिवालय में महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में अरविंद सावंत और अनिल देसाई मौजूद रहे। बैठक के बाद जब अनिल देसाई बाहर आए तो बागी विधायकों पर बरसे और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। कल परसों में ये सारे जो सदस्य हैं उनको अपात्र करने की नोटिस जाएगी, और वो उनको मिलेगी, और उसके बाद में घमासान होगा। सही भी जाए, लेकिन भगवे से दूर जाने वाले हैं, शिवसेना से दूर जाने वाले, कानूनन उनको जाना ही पड़ेगा। अब किसी पार्टी में जाते हैं पता नहीं, कहीं भी जाएंगे, लेकिन वो शिवसेना से दूर जाएंगे, शिवसेना के परमानेंटली दूर होने वाले। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट का फोकस अब बदल रहा है। अब उसका ध्यान राजभवन और डिप्टी स्पीकर के फैसले पर है। अब मामला पॉलिटिकल के साथ लीगल हो चला है। एक तरफ शिवसेना डिप्टी स्पीकर के जरिए अपनी पार्टी में हुई बगावत को दबाना चाहती है,
तो वहीं शिवसेना के बागी विधायक डिप्टी स्पीकर को ही पद से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बागी विधायकों का कहना है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पहले से ही अविश्वास प्रस्ताव लंबित है। ऐसे में वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते क्योंकि ये अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है। चाह रहे हैं कि ये जो 12 डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, कल किया था, वो न करें और उसके लिए जो संवैधानिक आधार है उसका कोट करके सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन हमने इनको दिए हैं। क्या आपने लिखा है सच में और क्या कह रहे हैं आप, वजह क्या है? हमने लिखा है कि आप उपाध्यक्ष हैं और आपके खिलाफ ही अविश्वास ठराव आया हुआ है और ऐसे समय में आपने डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, हाई कोर्ट के जजमेंट है, वही हमने कोर्ट किए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल एनसीपी से, वो महाराष्ट्र की डिंडोरी विधानसभा से 3 बार विधायक रहे। महाराष्ट्र विधानसभा में 2020 से कोई स्पीकर नहीं है। महाराष्ट्र में 2019 में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी। तब नाना पटोले को विधानसभा स्पीकर बनाया गया था। इसके बाद पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई। ऐसा होने पर 2020 में नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का पद छोड़ दिया। तब से महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का चयन नहीं हुआ है। अब बागी विधायक डिप्टी स्पीकर की पावर को मुद्दा बनाकर उन्हें कोई कार्रवाई न करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इन अपीलों से बेपरवाह डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल फुल एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने पूरे मसले पर एडवोकेट जनरल से कानूनी सलाह मांगी है। ऐसे में अब सबको उन्हीं के फैसले का इंतजार है। महाराष्ट्र के इस महासंग्राम को लेकर पल पल की और हर दृष्टिकोण से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एंगल पर है हमारे सहयोगियों की नजर और अलग अलग इलाके में मौजूद हैं हमारे सहयोगी यतेंद्र, आशिका, अरुण, श्रेया भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ आशीष, विवेक, अमित पांडे और हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह भी मौजूद हैं, जो हर कोण से इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में यतेंद्र, आप मौजूद हैं देवेंद्र फडणवीस के घर पर। किस तरह की अब घटनाक्रम को आगे बढ़ते आप देख पा रहे हैं? प्रशांत, जिस तरह से महाराष्ट्र का सियासी संकट सामने आया है, 2 केंद्र जरूर बने हुए हैं कि मातोश्री पर भी सबकी नजरें हैं और गुवाहाटी में जो विधायक, जो बागी विधायक है, वो वहां पर हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा केंद्र है, जो बड़ी शांति के साथ काम कर रहा है, जहां पर पूरी रणनीति बनाई गई, पूरी सरकार को हिलाने का काम किया गया, वो यही है जो देवेंद्र फडणवीस का जो घर आप देख रहे हैं। अंदर पूरा एक जो ड्रामा जो आप देख रहे हैं आज महाराष्ट्र की राजनीति में, वो सब कुछ यहीं से निकल कर आया। देवेंद्र फडणवीस सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कनेक्ट हैं। उनका सीधी बात उनसे वहां से हो रही है और जो भी वहां से तय होता है वो देवेंद्र फडणवीस के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है। जितना भी संकट, जितने भी बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सूरत गए, सूरत से फिर गुवाहाटी गए, वो सब कुछ पटकथा यहीं पर लिखी गई। इस पूरे राजनीतिक ड्रामा में आप इमोशंस भी देख रहे हैं, एक्शन भी देख रहे हैं और जो राजनीतिक तौर पर जो सब कुछ सामने आ रहा है, वो सब कुछ इसी जो सागर बंगलो है, देवेंद्र फडणवीस का घर, वो सब कुछ पटकथा यहीं से लिखी जा रही है। एक फिल्म में जो कुछ होता है वो सब कुछ आज महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई दे रहा है और इसका सीधा सा यही है कि बीजेपी चुप जरूर है। और चुप क्यों है, उसका सीधा सा रीजन है कि वो भी सामने नहीं आना चाहती, क्योंकि जब तक पूरी तरह से विश्वास ना हो जाए कि सरकार बनने जा रही है और उद्धव ठाकरे सरकार गिरने जा रही है, क्योंकि तमाम कानूनी दाव पेचों का भी सहारा लिया जाएगा। 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने के लिए शिवसेना की तरफ से एप्लीकेशन दे दी गई है। तो लगातार सवाल ये बना हुआ है कि बीजेपी की भूमिका क्या होगी। देवेंद्र फडणवीस अपने किन किन नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह के फैसले बीजेपी पर हो रहे हैं, क्योंकि नाम अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन चल तो जरूर रहा है कुछ। लेकिन गुवाहाटी में भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। रीमा, क्या कुछ और खबरें? बड़ा तो वाकई बहुत कुछ हो रहा है। जो गुवाहाटी के इस होटल में जितने भी विधायक हैं वो उनके बारे में बहुत कुछ तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन संकेत के जरिए बहुत कुछ समझा जाता है। अभी मैं संजय राउत की बात करूंगी। संजय राउत की चर्चा इसलिए क्योंकि संजय राउत और उद्धव ठाकरे, इन दोनों के बयानों में फर्क देखा जा रहा है। फर्क ये कि उद्धव ठाकरे बार बार इमोशनल अपील करते हैं शिंदे के लिए भी, बागी विधायकों के लिए भी, लेकिन संजय राउत ने आज सीधे आंख दिखा दिया, आंख और तेवर एक साथ, कि अभी वक्त ये नहीं है कि हम इस तरीके से माहौल बनाएं। आप बागी विधायक अपनी विधायकी बचा लीजिए। ये जो मौका है वो है पार्टी विस्तार करने का, पार्टी का जनाधार बढ़े, कैडर मजबूत हो, ये मौका है।
संजय राउत एक और कहते हैं, दो टूक कहते हैं कि पार्टी को हाईजेक मत होने दीजिए। इशारा किसके तरफ है संजय राउत का, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी चुप्पी साधे हुए है। हालांकि शिवसेना खेमा, शरद पवार का खेमा जो है वो तो खुलकर अब बीजेपी पर वार कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो ये कि 2 बीजेपी शासित प्रदेश, एक गुजरात, दूसरा असम, और यहाँ पे अगर विधायकों की मौजूदगी है तो जाहिर सी बात है बीजेपी पर सवाल खड़ा होना लाजिम है। बिल्कुल रीमा, लेकिन जो सबसे अहम है ये इसमें कितना दम है वो पता चलेगा। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये हवा की बात नहीं है। संजय राउत कभी हवा में बात नहीं करता। उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वही मैं बोलूँगा। और हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है मुझे मालूम है। और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायक की बचाए। संजय राउत ने ये बयान तो दिया है, लेकिन एक बड़ा मोड़ ये भी आया है कि अब तक की ये देखा जाता था कि मीडिया के सामने बिना कुछ बोले संजय राउत जाते नहीं थे। रात को 10 बजे हम यहीं मातोश्री पर मौजूद थे, लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि संजय राउत बगैर कुछ बोले, बगैर शीशा अपनी गाड़ी का नीचा किए सीधे निकल गए। क्या उन्हें हिदायत दी गई है कि अब वो ज्यादा कुछ ना बोलें? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिल पाए हैं। कई सांसदों के साथ भी कल उद्धव ठाकरे ने बैठक की है, लेकिन एक बेहद अहम और बड़ी बैठक गुवाहाटी में होने वाली है। 2 बजे का वक्त दिया गया है। अपने तमाम उन 7 मौजूद विधायकों से बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में जो मौजूद है वहां होटल में। और माना यह जा रहा है कि यहां जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, विधायकों ने उन्हें पूरा अधिकार दे दिया है कि अब आगे की रणनीति के लिए फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं हमारे नेता के तौर पर। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना एक गुट नेता का ऐलान किया, ठीक उसी तरह से किसी राजनीतिक दल के तौर पर अब अपने प्रवक्ताओं की भी नियुक्ति एकनाथ शिंदे गुट आज कर सकता है। 2 बजे बेहद अहम बैठक गुवाहाटी में होने वाली है, जिसमें अपना पक्ष रखने के लिए आधिकारिक तौर पर वो अपने प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर सकते हैं। और ये भी सबसे खास बात है कि एकनाथ शिंदे लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमें संयम रखने की जरूरत है। कल का ये अपने साथियों को दिया गया बयान उनका, जब वो होटल में अपनी बात रख रहे थे कि हमें संयम रखने की जरूरत है, बहुत जल्द हमारी सरकार बनेगी। दावा उनकी ओर से यह भी किया गया कि असली शिवसेना तो हम ही हैं। और सबसे खास बात ये कि जो नया घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, पूरे देश की निगाह गुवाहाटी पर है। एकनाथ शिंदे अपने साथियों के साथ मौजूद हैं। रीमा, आप वहां मौजूद हैं, क्या और नई ताजा बड़ी खबर आ रही है वहां? गुवाहाटी पे आज निगाहें सबकी इसलिए है क्योंकि कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। विधायक जस्ट आके यहाँ बैठ गए हैं। दोपहर 2 बजे जो बैठक होनी है उसके जरिए संकेत में ही सही, बॉडी लैंग्वेज तेवर से ही सही पता चलेगा कि आखिर क्या इसमें भी, यानी 38 का जो दावा है जो सिर्फ शिवसेना के हैं और टोटल आंकड़ा निर्दलीय सहित 50, क्या इसमें कोई दो फाड़ की सिचुएशन है? ये तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन प्रशांत, इस बीच मुंबई से भी बड़ी खबर। मुंबई से ये खबर है कि जाधव के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो शिंदे खेमे में आ सकते हैं। वो दिलीप लांडे के बाद कहा वो यहीं पे आएंगे, गुवाहाटी में ही आएंगे, होटल में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें मना लिया गया और आज जो 1 बजे मीटिंग होनी है उस बैठक के जरिए शिवसेना खेमा, जो मुंबई का शिवसेना खेमा है, मैं ये कह सकती हूँ अभी 2 खेमा है, एक गुवाहाटी में शिवसेना खेमा और दूसरा है मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो वो खेमा ये दिखाएगा कि आपने जो शिंदे साहब तोड़ने की कोशिश की, जाधव टूटे नहीं है, ये मैसेज में देने की कोशिश। और ये जो 16 बागी विधायकों पे कार्रवाई का प्रोसेस आगे किया जाना है, उससे संकेत ये मिलना है कि शायद इस वक्त ये होने जा रहा है कि यहाँ से भी कुछ विधायक मूव करें मुंबई, ये भी, इसकी भी गुंजाइश है। लेकिन सियासत में कब क्या कुछ होगा मौजूदा वक्त में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। प्रशांत के जरिए एक और बड़ी खबर, एक और ताजा अपडेट हम सीधे मुंबई से लेते हैं। ये बेहद अहम बात भी है क्योंकि पल पल घटनाक्रम बदलता चला जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर होने वाला क्या है ये हर कोई जानना चाहता है, लेकिन सब कुछ अनसुलझे सवालों के बीच है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि उद्धव ठाकरे ने अपने तमाम नगर सेवकों से बातचीत करते हुए बात कह दी कि मैं किसी पद का लालची नहीं हूं, मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते जो लोग बागी हैं वो सामने आए और अपनी बात रखें। मुझे पद का लालच नहीं है और इसीलिए मैंने वर्षा बंगलो छोड़ दिया है, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ी है। गद्दार आपल्यामध्ये नको आहेत, गद्दारांची अवलाद नको। पुन्हा एकदा खंजीर कोणी खुपसला तर आपल्याच लोकांनी।
महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब धोखा और खंजर घोंपने तक आ गई है। जैसे जैसे गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे उद्धव के तेवर भी तीखे हो रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे कल तक विधायकों के मुंबई लौटने की बात कर रहे थे, आज वो उन विधायकों पर धोखा देने और पीठ में छुरा घोंपने की बात कर रहे हैं। जिस तरह शिंदे गुट का कुनबा दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, उससे महाराष्ट्र में मौजूदा शिवसैनिकों में बेचैनी बढ़ रही है। जिस सियासी संकट का निपटारा मातोश्री में होना चाहिए था, अब वो सड़क पर हो रहा है। शिवसैनिक अब सड़क पर उतरकर बागी विधायकों के पोस्टर फाड़ रहे हैं, उनके चेहरे पर कालिख पोत रहे हैं, बागी विधायकों के ऑफिस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन सीएम हाउस खाली कर चुके उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। ज्या वेळेला हे सगळे म्हणतील आणि का असेल तर ठीक आहे, मला मुख्यमंत्री पदाचा मोह तेव्हाही नव्हता, आत्ताही नाही आणि उद्याही नसणार आहे. त्याच्यामुळे ते माझ्यासाठी समजा दुय्यम आहे. पण माझ्या कुटुंबाचा एक अधिकार आहे. कुटुंब म्हणजे माझं फक्त माझं कुटुंब नाही, ठाकरे परिवार नाही, हा शिवसेना परिवार. उद्धव जानते हैं कि नंबर गेम में वो पीछे हैं, इसलिए अब उनका फोकस सरकार बचाने का नहीं बल्कि पार्टी बचाने का है। बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे एकनाथ शिंदे का गुट पहले ही पार्टी सिंबल पर दावा कर रहा है। अगर ऐसे ही बागियों का कुनबा बढ़ता रहा तो वो असली शिवसेना होने का दावा भी कर सकती है। यही वजह है कि उद्धव न सिर्फ बागी विधायकों पर गद्दारी करने, धोखा देने का इल्जाम लगा रहे हैं, बल्कि शिवसैनिकों से परिवार यानी शिवसेना पार्टी को अपमानित न करने की अपील भी कर रहे हैं, जिससे फिलहाल के लिए उनकी पार्टी बच जाए। जब पार्टी बचेगी तभी उद्धव राजनीतिक लड़ाई को आगे तक ले जा सकेंगे। और आज बीजेपी की भी बैठक होनी है। देवेंद्र फडणवीस इस बैठक को करेंगे। हालांकि बीजेपी अभी फ्रंट पर आकर कुछ भी कमेंट नहीं कर रही है, सीधे कह रही है, 2-2 कह रही है कि आंतरिक मामला है। लेकिन आज की बैठक के जरिए कुछ पता चलेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कैमरामैन शिवसेना में बगावत हुई, लेकिन बीजेपी खामोश रही। बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंचे, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं बोली। विपक्ष ने बीजेपी पर महाराष्ट्र में सियासी संकट खड़ा करने का आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी शांत रही। महाराष्ट्र में सियासी संकट जब से शुरू हुआ, सबकी निगाहें बीजेपी पर थी, लेकिन बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी का पालन करते हुए तमाशा देख रही थी। कुछ भी बोलने से परहेज कर रही थी, लेकिन अब लगता है कि महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में बीजेपी एंट्री करने की तैयारी कर चुकी है। सुबह 11 बजे फडणवीस के घर एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में बीजेपी के बड़े नेता तो शामिल होंगे, साथ ही साथ बीजेपी के सहयोगी दल भी इस बैठक में होंगे। इस बैठक के जरिए बीजेपी एक तरफ विपक्ष को जवाब देगी, तो वहीं आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेगी। बीजेपी की इस बैठक पर न सिर्फ शिवसेना की नजर होगी, बल्कि गुवाहाटी में बैठे बागी विधायकों की नजर भी इस मीटिंग पर जरूर होगी। अब तक बीजेपी बगावत को शिवसेना का आंतरिक मामला बता रही है, लेकिन अब अगर वो डायरेक्ट मैदान पर उतरती है और उद्धव ठाकरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला करती है, तो इसके बाद महाराष्ट्र के सियासी संकट में एक नया मोड़ आ सकता है। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमित शाह ने बताया सबको जवाब। कहा पीएम मोदी ने कई सालों तक झूठे आरोपों को चुपचाप सहन किया, लेकिन लड़ाई में धैर्य दिखाकर हुई जीत। देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। आपातकाल के 47 साल होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया वीडियो। कहा आपातकाल के काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अमित शाह ने कहा देश पर आपातकाल थोपकर संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश हुई। महाराष्ट्र में 16 बागियों को जारी होगा नोटिस। शिवसेना की याचिका डिप्टी स्पीकर ने स्वीकार की। 16 एमएलए की सदस्यता रद्द करने की अपील थी। क्लियरेंस नहीं मिली, जबकि किसी दूसरे देश की एयर स्पेस या वहां के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए ओवरफ्लाइट क्लियरेंस लेना जरूरी होता है।
लेकिन पैसे नहीं चुकाने की वजह से रूस ने अपने एयर स्पेस में पाकिस्तान के विमान की एंट्री पर रोक लगा दी, जिसके बाद उसे रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस्लामाबाद से टोरंटो जा रहे PIA के विमान को दूसरे रूट से जाना पड़ा।